प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, ये हुकूमत के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं रोज़ाना। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़, कुछ बयानात पुराने हम निकालते हैं कि जी IMF के बारे में आपने ये कहा था और अब आप ये कर रहे हैं। लेकिन एक और जो हमें तज़ाद नज़र आया है हुकूमत का, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस अंदाज़ में टाइट करने की कोशिश की है, वो हमारे सामने एक मॉडल पुरानी हुकूमत में, पिछली हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के में रखा गया था और कहा गया था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो एक सिस्टम बनाया गया है ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का जो निज़ाम, वो मॉडल होगा और उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये भी नहीं हो सकता कि MNA और MP आपको फ़ोन करें और आप जहमत ही ना करें कि उनको जो है वो कॉल बैक करें, और MNA MP ज़रा ख्याल रखें कि ब्यूरोक्रेसी क्या इस दौरान हुआ है कि खान साहब उसमें कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए और सरकारी अफसरों से खिताब कर रहे हैं, और गरीब आदमी जो है उसको सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हैं वो उनको इंसाफ नहीं मिलता। वो ताकतवर जो है पुलिस की, जो ब्यूरोक्रेसी से मुराद उनकी पुलिस है ना, वहाँ पुलिस उनकी आलाकार बन के ताकतवर की करती। अब जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है, और ज़ाहिर है हुकूमत की पॉलिसी इज़ द स्पोक्समैन, वो बिल्कुल 360 डिग्री से उल्टा है। वो कहते हैं खबरदार, उस ब्यूरोक्रेसी से मुराद ये है कि एक तो खाकी ब्यूरोक्रेसी होती है जो इसको मार्शल लॉ द्वारा जो इसको मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एक जो है ये पहले तो ये भी सिलेक्टिव ब्यूरोक्रेसी होती थी, आजकल इनको भी खाकी बनाया हुआ है। आपको पता जो मुतनाज़ वर्दी इनकी कहीं कहीं पहनी जाती है वो है, और एक ब्यूरोक्रेसी ब्लू कॉलर है। अब ये इन दोनों ब्यूरोक्रेसी जो मुखर जिक्र हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भी आप जो MNA और MPs उनके ताबे मोमल बन के काम करें, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज में बात की इन्होंने। अब मैं इसका मतलब है कि जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे कि मौजूदा हुकूमत को MNAs और MPs का प्रेशर है कि जनाब हमारी बात नहीं मानी जाती, हमारे फ़ोन नहीं सुने जाते, हमारे काम नहीं होते। काम नहीं होंगे तो सियासत कैसे करेंगे? सियासत कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मतलब मकसद कहने का है कि जो पुलिस की अंधेर निकली है वो सियासतदानों की नेक्सस, ये क्या नेक्सस से मुराद है कि पुलिस का और सियासतदानों का गठजोड़। KP में तो खान साहब कहते हैं कि मैंने उसको तोड़ दिया, और मुझे पता है कि उन्होंने कई दफ़ा अपने वज़ीर आला को भी वीटो किया इस मामले में। यहाँ उनको पता लगा है कि यार यहाँ तो मेरी जो थिन मेजॉरिटी है वो पंजाब में लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आप ये रवैया जो है नहीं रखेंगे। तो इसलिए उन्होंने साफ ये कहा कि भाई आप अच्छा, अब इन्होंने कहा एक और बात कि जो 9 सितंबर में कही थी, जो पिछले महीने 23 को, डीपोलिटिसाइज। अब इस तरह पुलिस कैसे डीपोलिटिसाइज होगी, ब्यूरोक्रेसी किस तरह डीपोलिटिसाइज होगी? बल्कि ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा है कि जी जो नसरुल्लाह शेख वाला मामला है, एक अटक में वाक़या हुआ जहाँ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने सियासतदानों के नाजायज़ हुक्म मानने से इनकार किया, तो उनके खिलाफ खान साहब भी बर्म हो गए। क्या कहते हैं, इंज़बाती कार्रवाई है, क्या कहते हैं, DPO वाला मामला भी जो है, पाकपतन वाला मामला भी यही था। वो मैंने इसलिए कहा कि इतनी बार रिपीट हो चुका हुआ। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये नया पाकिस्तान कम से कम इस मामले में कोई पुराने पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। नहीं तो अब ये चैलेंजिंग कितना हो जाएगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, या वो अपने वो उस पर उतर आए, वो जो एक उनकी एक्सपर्टीज़ हैं कुछ, तो फिर कितना बड़ा चैलेंज बन जाएगा ये हुकूमत के लिए? जो ब्यूरोक्रेसी की भी तो एक्सपर्टीज़ है ना हुकूमत को हैंडल करने की। मैं आ रहा था, देखना, एक तो ये तासर ये है कि जी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये सारे के सारे, क्योंकि 10 साल शहबाज शरीफ साहब यहाँ रहे हैं, उनके ताबा मोबाइल है। लेकिन मैं बल्कि हैरान होता हूँ। मैं एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिला जो अब रिटायर्ड है वैसे, लेकिन वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर, वो ब्लू आइड बॉय। उसकी गुफ्तगू से पता लगा कि यार वो तो मौजूदा हुकूमत है गुन गा रहा था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने उनको रिटेन कर लिया। इसी तरह जहांजेब खान जो सारे पार प्रोजेक्ट और सब कुछ के मदारुल माम थे, वो उसको चेयरमैन FBR बना रही है। तो ये भी बात नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को इतना डिस्ट्रस्ट करते हैं। असल में मसला ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए, पुलिस को भी हैंडल करने का तरीका होना चाहिए।
अब जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का तल्लक है, उनको डिपोलिटिसाइज करने के साथ साथ कवायद और ज़वाबत जो है, सरकारी कानून है, आप इस तरह किसी को फायर नहीं कर सकते जिस तरह अब MNA MP के कोई ज़ाती नौकर हैं या सियासी हुकूमत के नौकर तो नहीं होते ब्यूरोक्रेट। वो तो वैसे तो कौम की खिदमत आ रहे हैं, लेकिन वो स्टेट के मुलाजिम हैं, उनके शौकाज है, उनकी छुट्टी का तरीक़ेकार है, उनकी बाकी चीज़ें हैं। अगर वो करप्शन में मुलव्वस होते हैं, उसकी तहकीकात का तरीक़ेकार मौजूद है। अब तो नैब भी मौजूद है माशाल्लाह। तो ये जो रवैया है, इससे तो बड़ी ही इसके ख़तरनाक किस्म के मुहर्रकात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में। आप ही सवाल करें। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। ये वैसे तो हम बहुत ज़ाहिर है पूरा मीडिया या ख़ासतौर पर हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में इस बात का ख्याल बार बार रख रहे हैं कि इस तरह की तनकीद ना की जाए कि जी जो जिसके जवाब में कहा जाए कि अभी हुए जी कितने दिन हैं, आपको 50 दिन तो हुए हैं या 60 दिन तो हुए हैं और आप इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं चौहान साहब, वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि जो MNA MPA का फ़ोन नहीं लेगा ब्यूरोक्रेट जो है वो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और फिर अगर आप काम नहीं कर सकते या हमारी पॉलिसीज़ को ओबे नहीं कर सकते, आप घर चले जाएं। तो इमरान खान साहब तो डीपोलिटिसाइज करने की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, तो ये कैसे कैसे वो नया पाकिस्तान वाला जो रूह है वो कैसे फूंकी जाएगी इस डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असदुल्ला साहब और मोहतरम आरिफ नज़ामी साहब, एक डीपोलिटिसाइजेशन होती है और एक हटधर्मी होती है। हमने हटधर्म नहीं बनाना ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस को या इंतजामिया को। डीपोलिटिसाइज का मतलब यह है कि आपने अपनी खिदमात सर अंजाम देनी है ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही में, पब्लिक की और रियासत की बेहतरी के लिए। अब पब्लिक की बेहतरी के लिए और रियासत की बेहतरी के बजाय आप हटधर्मी पे उतर आए इस इशू की बुनियाद पर, इस पॉलिसी की बुनियाद पर, इस स्ट्रेटजी की बुनियाद पर, और मजीद आप अपने आप को शुतर बेमहार कर लें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं अभी आरिफ नज़ामी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया कि वो रियासत के मुलाजिम है और उन्होंने सियासी हुकूमत को ओबे करना है। सियासी हुकूमत जो होती है जमहूरियत के अंदर, उसको सबसे सुपीरियर हैसियत उसकी होती है कि उसने आवाम ने उनको मैंडेट दिया है कि उनके मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल करनी है, जिद्दोजहद करनी है, तगोदो करनी है। अब जब वो स्ट्रगल करेंगे, तगोदो करेंगे, तो वो उन्होंने अपने काम और अपनी स्ट्रगल और तगोदो को इम्प्लीमेंट करना है इसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए से। तो ये ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही और पुलिस और इंतजामिया उस स्ट्रगल और उस तगोदो की रास्ते में रुकावट बनेंगे, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। चौहान साहब, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये माजी में तो ऐसे ही होता रहा, MNAs MPAs के कॉर्निश में जा लाते रहे ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत आपको आए हुए भी 55 दिन हुए हैं या तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, इस दौरान आपको ब्यूरोक्रेसी से कोई अदम तावन मिला है या कोई इस किस्म की चीज़ आई है कि रेजिस्टेंस हो रही है कोई, जिसकी वजह से ये स्टैंड लेना पड़ा आपको? निज़ामी साहब, बात ये है कि पिछले 10 साल की पंजाब के अंदर एक मुसलसल ताल्लुक, रिश्ता और मोहब्बत है अफसरशाही की शहबाज शरीफ साहब के साथ। हुआ ये कि पिछले 10 सालों में MP 1 ग्रेड, MP 2 ग्रेड, जिस ब्यूरोक्रेट की ग्रेड 17 या 18 का या 19 का मुलाजिम था, उसकी तनख्वाह 80,000 थी, वो लेना शुरू होगा 20-20 लाख रुपए तनख्वाह। जिसकी 20वां ग्रेड या 21वां ग्रेड था, उसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी, 2 लाख तनख्वाह थी, उसको मिलना शुरू होगी 40-40 लाख, 50-50 लाख तनख्वाह। वो लोग सारे खराब हो गए, उनको मजे आना शुरू हो गए। उनका जी ये हुक्मरान ठीक है। वो ऐसे लोग हैं कि जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, मैं बस मुख्तसरन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। आपने एक उसूल डिफाइन कर दिया, आपने कहा कि हम ये नहीं कहते कि 14 बंदे मारने के लिए हमें सपोर्ट करो, लेकिन अगर MNA कहता है कि ये फलाए आमा का काम है तो उसके लिए वो सपोर्ट करें। अब ये तो डिफाइन, ये तो यानी आप एक डिबेट हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिबेट हो जाएगी। कौन डिफाइन करेगा ये फलाए आमा का काम है या नहीं है? ये तो एक MNA और वहां के DCO और DPO के दरमियान एक ऐसी बहस शुरू हो जाएगी। ये जब आप रास्ता दे देंगे तो फिर तो वो आपने इजाजत दे दी ना सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। भाई असद भाई, जो मफादे आमा कह लो या जना मफादे आमा के खिलाफ कह लो, हक कह लो या बातिल कह लो, हक हो या नाहक हो, हर चीज डिफाइंड होती है। इंसान का जमीर भी बता देता है और आपका मास माइंड और आपका कलेक्टिव जो जमीर है उसको पता होता है कि जमीर के मुताबिक फैसला करें, ये हलाल क्या है या हराम क्या है। अब जब उसके लिए आप सिफारिश करें तो कोई गलत सिफारिश तो नहीं होगी ना पुलिस को, इंतजामिया को। अगर आप सिफारिश करें कि हाँ जी किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आप जनाब इनकी सपोर्ट करें। अब देखो इस तरह के 20 इश्यूज होते हैं
कि जो आवाम के मफाद के होते हैं हमने इस इंतजामिया और पुलिस से लेने होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर चौहान साहब, इसमें अगर आप इदारे बना दें जैसे कि आप आइडियली तसव्वुर करते हैं, अगर इदारे बन गए तो ये तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर FIR खुद ब खुद दर्ज होगी। सुन ले, इसके लिए टाइम लगेगा। इसके लिए जना 40 सालों का जनाब आप मलबा जना 40 दिनों में जना सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। 70 साल की बैड प्रैक्टिसेस जना आप 40 दिनों में नहीं, उसमें 1.5-2 साल लगेंगे। पॉलिसीज हम बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम शुतर पे महार भी नहीं बनाना चाहते पुलिस को, इंतजामिया को और ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा फयाद साहब, मुझे आपका एक फिक्रा बड़ा पसंद है। आज आप हमेशा बड़ी गुफ्तगू में कुछ चुटकुले निकालते हैं। ये आले शरीफ जो आपने आज टर्म इस्तेमाल किया मैंने बड़ा एंजॉय किया इसको। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फयाज खान। चौहान साहब ने अब आखिरी बात की है, उसका मतलब मैं ये समझाऊं कि जब तक इदारे नहीं बनते तब तक MNA MPs की सिफारिश को आप माने, जब इदारे बन जाए तो फिर यही खत्म हो जाए तो सिफारिश खाली थोड़ी होती है। सिफारिश का तो बात ही नहीं है। असल में तो बात यह है जो खान साहब ने बात की थी, गरीब आदमी को कौन ऑप्रेस करता है? पुलिस ऑप्रेस करती है, ठीक है, इलाके की जो। नंबर 2 बात यह है कि हर MNA MPA की कोशिश होती है अपनी मर्जी के तबादले कराए। DPO उसकी मर्जी का हो, जो अब तो मुझे इनके उद्दे भी नहीं पता लगता यार, बार चेंज होते रहते हैं। जो भी वहाँ पे वलायकार हैं वो हमारी चॉइस क्यों? तो अब हमने तो इसीलिए वोट किया ना इस नई गवर्नमेंट को, निजामी साहब, कि वो पुलिस को जो है वो इन मामला से आज़ाद नहीं। आपको मैं आपको ये गारंटी में लिख के देता हूँ, पंजाब की हद तक तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि नए और पुराने पाकिस्तान के तरीक़ों में अल्टीमेट एनालिसिस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अच्छा चलें, वो मेरा हर एक का निज़ामी साहब होता है ना किसी को टिक मार्क करने का एक पैमाना, तो मेरा ज़ाती तौर पर नई गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट है इस पर करने का तो यही पैमाना होगा कि पुलिस जो है लेकिन आप वो बगैर पैसों के काम कर रही है। 50 दिन और कैसे हो सकता करे? ये सारा सिस्टम ही करप्ट है। सही है, चलें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए निज़ामी साहब, ये तो अब हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन जो टास्क है उनमें से एक है। अब देखें कैसे इससे निमटती है, क्योंकि बेसिकली ये सारी गवर्नेंस का मामला है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल था इतना शोर नहीं मचेगा, शोर बड़ा मच गया इसमें। नहीं, वो तो कल दुरानी साहब कह नहीं रहे थे कि आप हमारी हर बात पे शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बेहतर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बात है कि जो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के शख्सियत को उन्होंने चेयरमैन बनाया था नासिर दुरानी साहब, वो रिजाइन कर जाए तो फिर क्या रह जाता है? शख्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, कोई और आ जाएगा। दुरानी साहब ने कहा था कल, इसका सिंबॉलिक डैमेज है। हाँ, सिंबॉलिक डैमेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये तो ख़ास तौर पर हम पंजाब की बात करते हैं, ओवरऑल वैसे तो मुल्क भर में ये मसला है, लेकिन अब ज़रा एक उस मेन इशू की बात कर लेते हैं जिससे जुड़े हुए बाकी सारे मामला उससे जुड़े हुए हैं, यानी पैसों से हर चीज़ जुड़ी हुई है। अब वैसे तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस हवाले से माहिर मुआशियात, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन का आगाज़ करते हुए IMF में चले गए निज़ामी साहब, और IMF $8 बिलियन का शायद ये प्रोग्राम डिमांड किया गवर्नमेंट ने, और बाकायदा आज जो है वो दरख्वास्त दे दी है उन्होंने। 8 के अलावा मुतफर्रक अखराजात में उसको 12 बिलियन तक ले गए। एमरजेंसी बेल आउट है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने जो IMF है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जनूबी एशिया में सबसे नखिद है। उन्होंने कहा कि हालात बुरे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, और अखराजात और आमदन में जो तफादत है बहुत ज़्यादा है। वो तो हमें पता ही है। मसलन पाकिस्तान जो है वो डार साहब के दौर में और उससे पहले भी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बन गया। अब याद है आपको जो एक डॉक्टर आतिफ हैं जिनको बाद में वारक कर दिए गए, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के जो अमेरिका में, उन्होंने एक पेपर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान पे एक पेपर लिखा कि पाकिस्तान इकोनॉमिक, वो कहता है कि कोई मुल्क जो है अगर वो समझता है कि कर्ज़ों की बेसिस पे वो तरक्की कर सकता है तो ऐसा नहीं होता। वो तरक्की करता है अपनी इंडिजिनस ग्रोथ के ऊपर। और ग्रोथ क्या है? एक्सपोर्ट के ऊपर। कर्जे तो बेल आउट पैकेज है। लेकिन अब एक्सपोर्ट का हाल ये है कि आपने सबसे महंगी करेंसी थी पाकिस्तान की साउथ एशिया में। बुरा तो नहीं लग रहा मैं इकॉनमी पे बात कर रहा हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। किसी को लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बुकरात के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे महंगी थी हमारी एक्सपोर्ट भी, सबसे महंगी थी।
अब ये बड़ा चर्चा हो रहा था, कल भी बात हो रही थी एप्ट में। मुसीबत ये है कि जो हमारे सनतकार हैं ना, ये खुद ग्रे क्लॉथ बनाते हैं, ये टके का काम नहीं करते। ये चाहते हैं हुकूमत से बरात मिलती रहे, इनको इनके लल्ले तल्ले रहे, हमें ये बरात दे दें तो हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। एनर्जी बड़ी महंगी है जी, गैस बड़ी महंगी है, सब्सिडीज दे दें। ये तो हमारे असल में बेरावर तबका जो है ना, यानी खान साहब को चाहिए रेगुलेट करें सब कुछ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो कहते थे करेंसी सबसे महंगी है, हमारा एक्सपोर्ट कैसे रखें। GSP प्लस का प्रोग्राम जो सरवर साहब की भी मेहनत उनसे क्यों जो हमारे गोविंदन साहब, वो भी उससे भी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़। जरदारी साहब जब गए तो हमारी $25 बिलियन थी, नवाज शरीफ के दौर में $19 बिलियन रह गई। ये बांग्लादेश की हमसे बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट, मुझे ना एतहाद शुमार नहीं। अब आज आप एक उल्टा हिसाब हो गया, यानी द शूज़ ऑन द अदर फुट। पाकिस्तान की करेंसी इतनी नीचे गई है कि इट इज़ द चीपेस्ट करेंसी इन द रीजन इंक्लूडिंग चाइना। अब देखिएगा क्या गोल लाते हैं ये, क्योंकि इसके साथ हमारे पता नहीं कितने 900 अरब या कितने हमारे कर्जे बढ़ गए। इकॉनमी वो करेंगे तो 50 लाख छोड़ के 1 करोड़ घर बना लें, वो करेंगे तो गरीब आदमी का भी चूल्हा जलेगा। और अगर वो नहीं करेंगे, जेब में पैसे होने चाहिए, और ये खाली तकरीरों की बेसिस पे ठीक अब ज़्यादा देर पेट नहीं भर सकते। राइट, एक ब्रेक ले रहे हैं निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ज़्यादा बेहतर बात कौन कर सारे मामले पर, तो उनसे हम पूछेंगे IMF में कितने पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का क्या होगा, कितना बड़ा रिलीफ है। इमरान खान साहब कहते हैं हौसला रखें, क़यामत नहीं आ जाएगी, हम IMF में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो घर बन रहे हैं 50 लाख, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे सवालात हैं इकोनॉमी पर। हम जर्नलिस्ट माहिरीन मुआशियात के साथ बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शौकत तरीन साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं और वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं वो इन तमाम मामलात पर इसलिए भी बड़ी महारत रखते हैं क्योंकि जब ये ख़ुद इस ज़िम्मेदारी पर फाइज थे तो तब भी हालात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के ज़्यादा अच्छे नहीं थे। निज़ामी साहब। जी शौकत साहब, आपको मालूम होगा कि आज ये बिल आखिर हमें ख़बर मिल गई कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर दी है IMF के बेल आउट पैकेज के लिए, एमरजेंसी पैकेज के लिए बल्कि कहा गया। तो ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, उस वक्त भी एक IMF के प्रोग्राम में आप गए थे। उस वक्त के दौर में और आज के वक्त में बहुत क्या फ़र्क है, क्योंकि अब लग रहा है कि बहुत ही ख़राब सूरत हाल है और खान साहब ने हौसला दिया कौम को कि 6 महीने इंतज़ार करें, सब ठीक हो जाएगा। देखें जी, जिस वक्त मैं मुशीर ख़ज़ाना बना था 8 अक्टूबर 2008 को, तो हमारे पास तो अभी तो 1.5 महीने की इम्पोर्ट्स के पैसे हैं। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हम डिफ़ॉल्ट कब कर जाएंगे, और इससे बहुत बुरी हालत थी क्योंकि $2.5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा था हर महीने, और एक्सचेंज रेट गिर रहा था। आपको याद होगा कि 60-62 से शुरू हुआ था और उस वक्त 84-85 पे पहुंच चुका था। तो मुझे याद है मैंने जिस वक्त चार्ज लिया और मैं कराची आया उसी दिन, तो किसी ने, रिपोर्टर ने मेरे से पूछा कि जी कल सुना है कि ये डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट बॉक्स फ्रीज़ हो रहे हैं, और मैंने उसी वक्त जवाब दिया, मैं ओवर माई डेड बॉडी। तो उसका मतलब मैंने उसी वक्त वो जो एक र्यूमर थी उसको किल कर दिया इमीडिएटली, और वो एक किस्म से ठंड पड़ गई कि ये तो नहीं होगा। और उस वक्त आपको याद होगा कि ये अब तो आप मार्केट अब गिरी है ना थोड़ी, उस वक्त मार्केट में फ्रीज लग चुका था, फ्लोर था, मार्केट जो है मार्केट बंद थी, जी जी, ब्लॉक नीचे फ्लोर था उस वक्त। तो ये सिचुएशन हमने संभाली, किस तरीके से संभाली, डिसाइसिव एक्शंस। अब जो सिचुएशन थी, ये लोग जिस वक्त जीते हैं उस वक्त डॉक्टर शमशाद बड़ी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं, आई एम श्योर उन्होंने मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मेरे ख्याल उनको मशवरा वगैरह दिया कि आप इस चीज़ को देख लें, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। और फिर भी इन्होंने 40 दिन लगाए मुशावरत में।
इनको तो चाहिए था जिस दिन इन्होंने अपना ओथ लिया था उससे पहले तैयारी हो गई होती, मुशावरत हो गई होती, लोगों से बात हो गई होती और कहते ये हम करने वाले हैं, और उस वक्त आपका पैनिक नहीं होता। जी शौकत साहब, तो ये आपने बात तो ठीक की है कि इन्होंने, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने इतने दिन ज़ाया कर दिए जिस दौरान ये कहा जाता है कि ये हिस्टोरिक फॉल है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आप कह रहे हैं कि उस वक्त लॉक लग गया था, ये रिजर्व भी इतने नीचे नहीं गए जितने पहले गए हैं रुपये, लेकिन रुपये में जो एक यकदम इतनी डेप्रिसिएशन है, मेरे ख्याल से ये तो पहले नहीं हुई सूरत हाल जो है। ये 10 रुपए की तो एक दिन में कभी भी नहीं हुई, 9 रुपए की, लेकिन हमारा भी 62 रुपीज़ से 84 रुपीज़ गया था, 24 रुपए गिरे थे विद इन मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। तो डिप्रिशिएट तो उस वक्त भी हुआ था बिकॉज फ्री फॉल था उस वक्त। तो शौकत साहब ये बताइए कि किस हद तक ये सारी सूरत हाल की जो ख़राबी की जड़ है वो पिछली हुकूमत और इसहाक डार की पॉलिसियाँ, और किस हद तक हमारी क्यूमुलेटिव नाकामी का नतीजा है, या मौजूदा हुकूमत के मिसाइल पसंदी है उसमें? नहीं यार, मौजूदा हुकूमत को तो आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये 18 बिलियन का करंट अकाउंट जो डेफिसिट है एक साल का, ये रिकॉर्ड डेफिसिट है, और ये हुकूमत इसने नहीं किया, ये पिछली हुकूमत करके गई है। और इसमें सिंगुलरली मैं ये कहूँगा कि डार साहब की इकनॉमिक्स फेल हो गई है। ये वो वक्त है जब 2014 में मतलब ऑयल प्राइसेस 112-14 से या 110 से गिर के कोई 30 से भी नीचे आ गई, $27 पे आ गई विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। और उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें आपकी आप ये जो तेल मंगवाते हैं, कमोडिटीज़ मंगवाते हैं, उनकी जो प्राइसेस थी वो आधी हो गई थी दुनिया के बीच में। तो आपके पास तो एक सरप्लस क्रिएट हुआ, और वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने एक गलत अपना पॉलिसी डिसीजन लिया कि हमने रुपये को मजबूत करना है। उस वक्त सारी दुनिया की करेंसीज, एक भी नहीं, मैं कहता हूँ सारी करेंसीज, जिसके बीच में यूके पाउंड, जिसके बीच में येन, जिसके बीच में चाइनीज़ रिमिम्बी, जिसमें आप कोई करेंसी उठा लें, यूरो, सब डिप्रिशिएट कर रहे थे यूएस डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि सारा जो है, क्योंकि गिरी थी ऑयल प्राइसेस वगैरह, तो सेफ्टी की खातिर सारे पैसे जा रहे थे यूएस डॉलर में। उस वक्त आपने बैठ के अपने 105 रुपए से आपने उसको 96 रुपए पे अप्रिशिएट कर दिया। मतलब एक वाहिद मुल्क था। सो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी 2013 में वो 25 अरब डॉलर की थी, वो नीचे आना शुरू हो गई। आपकी इंपोर्ट 43 बिलियन डॉलर थी, वो ऊपर जाना शुरू हो गई। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप मेरे 17-18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, वो 36-37 बिलियन पे चला गया। तो और आप फिर उसके बाद आपने IMF प्रोग्राम भी किया, वो पैसे भी आए, और आपने मतलब कर्जे पे कर्जा लेते रहे आप। और क्यों? कि हमारे जी रिजर्व बढ़ेंगे। अरे भाई, फंडामेंटल्स ठीक करो। तो ये उनको कहते रहते थे हम लोग, और बाकी इकोनॉमिस्ट भी, लेकिन उनकी भी जिद थी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको इस चीज़ पे सपोर्ट करते थे। ये उनका ये किया करता उनका जो है वो हमारे सामने। अच्छा, मैं आपसे शौकत साहब ये पूछना चाह रहा था कि अभी ये वाला जो IMF प्रोग्राम है, इसमें और माजी के प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि इस दफ़ा ये परसेप्शन ये है कि ज़्यादा सख्त शराइत इस पर आयद होंगी, ये माजी के मुकाबले में ज़्यादा सख्त किस्म का प्रोग्राम होगा। तो फ़र्क क्या आप देखते हैं? ये वाकई ऐसा है जैसा कि जैसे परसेप्शन है? देखें जी, IMF पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है, जिसका मतलब है आपकी इन्फ्लेशन नीचे हो, एक्सचेंज रेट जो है वो आपका मजबूत हो। मजबूत यानी कि मतलब स्टेबल हो, और उसमें ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में आनी चाहिए। ये इस साइड पे जाता है। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट पे वो गौर करेंगे, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको आप कैसे ठीक करेंगे, और इससे वापस आप ग्रोथ को कैसे रिवाइव करेंगे। लेकिन हमारी जो उसमें जो इकोनॉमी में 3-4 फंडामेंटल फ्लॉज हैं, स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। एक ये है कि हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसका मतलब हमारे टैक्सेस जो हैं वो बड़े कम हैं, जितने हमारे खर्चे हैं उतने टैक्सेस नहीं हैं। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो इस वक्त भी 10.5 से 11% है। हालांकि हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर है वो 12.5% है। तो उसको डेवलपमेंट को तो एक साइड पे कर लें,
फिर दूसरा हमारा इशू जो है, ये हमारे हमेशा ही करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, हमारा ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसकी तरफ एक्सपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट और एफडीआई की तरफ जो तफावत है। जी, करंट अकाउंट मतलब है जिसको आप एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड हमारी जो है उसका एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारा, तो उसको ठीक करना है। वो तो ये हम ठीक नहीं कर रहे। तीसरा हमारा यह है कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपकी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लॉसेस कर रही हैं, इसको आप ठीक करें। तो हम उसकी तरफ हमने लिप सर्विस दे देते हैं। पिछली हुकूमत ने क्या किया कि जो पहले प्राइवेटाइज हो गई थी चीज़ें, उसके जो शेयर्स पड़े थे वो बेच के कहा ये हमने प्राइवेटाइजेशन किया। अरे भाई, एक भी प्राइवेटाइजेशन आपने नहीं की थी, एक भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया। तो आपका जो सवाल मैं जो जवाब देता हूं, जिसका जवाब ये है कि इस दफ़ा नॉट ओनली कि उन्होंने पिछली दफ़ा जो मुंह की खाई है, इस दफ़ा वो मुंह की नहीं खाएंगे। वो कहेंगे वो दिल मेक श्योर कि प्रायर एक्शंस हों, दिल मेक श्योर कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हैं वो आपके जो हों वो क्रेडिबल हों। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि इस दफ़ा आप अमेरिका की राइट साइड पे नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो जो आसानी से हमने कर लिया था मेरे वक्तों में, और डार साहब ने बाद में कर लिया था दूसरा प्रोग्राम, वो इसलिए कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा था। इस दफ़ा अमेरिका अगर सपोर्ट मतलब न्यूट्रल रह जाए वो भी बड़ी बात है। तो इस दफ़ा ये बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा। ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक लेना है शौकत साहब हमें। ब्रेक पास आकर एक तो मैं इस बात में आपसे जानना चाह रहा था कि जो 50 लाख घर तामीर होंगे, अब एक तरफ पैसे हैं नहीं, दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, हुकूमत के पास क्या प्लान है? दूसरा ये डॉलर जो 138 पर चला गया है, ये स्टेबिलिटी इस IMF के पैसे आने के बाद जो है वो किस हद तक आप देखते हैं, या डैमेज जो है वो हो चुका है, या फिर इसको रिकवर किया जा सकता है? क्या डॉलर वापस लाना मुफीद होगा और लाया जा सकता है? वापस आया ना, हाँ वो बता रहे थे जी। पहले ठीक है, चलिए एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि डार साहब जो वापस लेकर गए थे उसका नुकसान हुआ था उल्टा। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाद दोबारा खुशामदीद इंतजामी साहब। अभी शौकत तरीन साहब से तो हम ये पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 50 लाख घर बनाना 5 साल में, यानी एवरेज रोज़ाना 2800 घर तामीर करने होंगे। तो इसके लिए पैसे सरमाया बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। उनका ये ज़मीन कोलैटरलाइज होगी और बाकी सरकार बना के देगी। वो अनिल मुसरत साहब हैं, मैनचेस्टर बेस्ड प्रॉपर्टी टाइकून, वो सरमाया खुद तो नहीं लेकर आएंगे ना, उनकी तजवीज़ पे हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल अवीज़ बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनमें बड़ा मुश्किल होगा इसको बेल को मुंडे चढ़ाना। और इसकी टाइमिंग जो है ये मेरी समझ में नहीं आई कि एक तरफ आप IMF के पास जा रहे हैं बेल आउट के लिए, दूसरी तरफ आप एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो कहेंगे भी आपके पास, और फौरन इनिशिएट कर रहे हैं इसको। हाँ, तो मेरा ख्याल है को रुक जाना चाहिए था थोड़ा सा। चले IMF के पैकेज के बाद साहब से ये सवाल मैं शौकत साहब के सामने रख देता हूँ। शौकत साहब, आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं घर बनाने का, 50 लाख घर बनाने, इसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के बीच में एक 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। तो वो किसी वजह से शॉर्टेज है क्योंकि हम लोग ने कभी मॉर्गेज फाइनेंस जो है उस पर तवज्जो ही नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो फोरक्लोजर लॉ है, मतलब है जब रिकवरी करते हैं अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो एक किस्म से है ही नहीं, तो बैंक्स जो हैं वो नहीं पैसे देते। इसलिए जो हमारी इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस है, मॉर्गेज फाइनेंस जो GDP का है वो 0.275 है, मतलब 1% भी नहीं है, 1/4% है। और इंडिया में वो 10% है GDP का, थाईलैंड में 24% है, वो मलेशिया में 36% है, और अमेरिका में 80% है अपनी GDP का। तो ये तो करना ही करना था, और इसके बीच में उन्होंने फोरक्लोजर लॉ एक पास किया है। अभी अगर वो फोरक्लोजर लॉ पास हो जाएगा तो ये घर जो है ये हुकूमत ने अपनी जेब से नहीं बनाने, हुकूमत ने जाना है बैंकों के पास,
और बैंकों के पास इस वक्त जो सरप्लस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो उन्होंने हुकूमत के पेपर में डाली हुई है, वो तकरीबन 1.7 to 1.8 ट्रिलियन रुपीस है। तो वो जो है वो इसमें यूज होना शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल का रेट है उसके ऊपर 2-2.5% अगर मिलेगा उसको, तो बैंक तो भाग के करेंगे। अगर उनका वो सरमाया जो है महफूज है, अगर फोरक्लोजर लॉ सही है, तो ये वो करेंगे। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि इन्होंने ये लॉन्च किया। इस वक्त उन्होंने क्या लॉन्च किया? इस वक्त उन्होंने कहा सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब है जीरो रिस्क। अभी फोरक्लोजर लॉ काम करे ना करे, ये चीज जो है ये चलेगी, बिकॉज उस पर डिफॉल्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सैलरी के अगेंस्ट से सारी चीजें। लेकिन इवेंचुअली फोरक्लोजर लॉ को ठीक होना पड़ेगा, और ये हाउसिंग फाइनेंस को, हाउसिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज 42 इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है अक्रॉस द कंट्री, इसमें ग्रोथ होती है। और ये जो चीज है ये हम कहते रहे हैं, मैं तो 20 साल से सर पीट रहा हूं कि यार ये हाउसिंग फाइनेंस को आप ठीक करें। जी शौकत साहब, ये तो बात आपने बड़ी अच्छी की। मैं भी ये डिस्कस कर रहा था कि आया ये IMF के पैकेज से इसका कोई लिंकेज है? इसको IMF के पैकेज के बाद अनाउंस किया, कोई तरफ फर्क नहीं पड़ता इससे। जो जिस तरह आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से तो IMF को क्या एतराज होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा शौकत साहब, एक और फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये खुश आइंद बात है फिर। और ये जैसे शौकत साहब ने समझाई है, तो क्या ये पॉजिटिव है? ये वाकई हम बुकरात बन रहे थे यहाँ। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपने बड़ा अच्छी एक बात कही भी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक, IMF ने कहा कि जनूबी एशिया में यानी ये सबसे इसकी जो इकॉनमी है ना, वो नाजुक नहीं बल्कि नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है, और वो मईशत जो है वो फंसी हुई है जिसमें एक हसार में। लेकिन ये आज की बात नहीं है। मैंने तो जब से होश संभाला मैं देखता आ रहा हूँ कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुकम्मल किया था, अक्सर हम मुकम्मल भी नहीं करते, खजाना खाली है। ये इकॉनमी का क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपके नज़दीक? क्या बुनियादी मसला है पाकिस्तान का? क्योंकि बुनियादी मसला है तो वसाइल का मसला है। आपने अगर लोगों से टैक्स नहीं लेना, और आपने जो आपका एग्रीकल्चरिस्ट है वो टैक्स नहीं देता, ट्रेडर टैक्स नहीं देता, जो मतलब डॉक्टर इंजीनियर कोई टैक्स नहीं देता, और आपकी टैक्स टू GDP 11% है, तो आपने अगर चाहते हैं कि सस्टेनेबल बेसिस पे 7-8% पे ग्रोथ लेके चले जाएं, वो नहीं होगी ना। आप जाते हैं ज़रा थोड़ा ऊपर, जब आपको एक टीका लग जाता है, कभी हमें टीका लग गया जनाब 60s के बीच में, अमेरिका ने पैसे दे दिए, फिर 79 में फिर अमेरिका ने पैसे दे दिए, हम फिर ग्रोथ करने शुरू हो गए, फिर उसके बाद 2001 में फिर थोड़े पैसे मिल गए हमें। तो हमारी अपनी किधर है? हमारी जो वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो ज़ीरो है। और उसकी वजह से होता यह है कि जब रिसोर्सेज नहीं है आपकी, तो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आप बोरो करते हैं, आप जब बोरो करते हैं तो उसके बीच में इन्फ्लेशनरी होता है, इन्फ्लेशनरी होता है तो आपका बेसिकली एक्सचेंज रेट में इफेक्ट होता है, एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है तो ज़ाहिर है आपकी एक्सटर्नल अकाउंट भी इफेक्ट होता है। तो वेरी फैक्ट इसके 3-4 स्ट्रक्चरल इश्यूज जो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का इशू है। जब तक ये सारी दुनिया से टैक्स नहीं लेंगे, हर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे जो टैक्स दे सकता है, उस वक्त तक हमारा ये रिसोर्स वाला इशू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स की बात है, एक्सपोर्ट की क्या बात है यार? हम तो ट्रेडिंग इकोनॉमी बन गए हैं। हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है कि हम बेसिकली इंपोर्टर के मतलब मुल्क बन गए। हमने एक्सपोर्ट, अगर आप देखें क्या है हमारी एक्सपोर्ट, 62% हमारी सिर्फ टेक्सटाइल है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कारपेट्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं वगैरह वगैरह, और राइस है। अरे ये इतना बड़ा मुल्क, 200 मिलियन लोगों का मुल्क, क्या ये हमारा एक्सपोर्ट है? तो होता यह है कि हम अगर जब डिवैल्यूएशन भी कर लेते हैं उसका भी पूरा इंपैक्ट नहीं होता। तो हमें उसके ऊपर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेड है हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको कंसोलिडेशन करनी है। और कंसोलिडेशन आप कैसे करेंगे? आपके पास जो चैप्टर 11 वो है ही नहीं। आप किस तरीके से आप कंसोलिडेट करेंगे? और वो अभी पड़ा हुआ है, अभी तक 10-12 साल से बन के पड़ा हुआ है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ।
फिर आप चले जाएं जो इंडस्ट्री है आपकी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 750 अरब रुपया लॉस कर रही है। ये बैंक को भरना, मतलब हुकूमत को भरना पड़ा। एक तरफ से टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा, दूसरी तरफ शौकत साहब ये पीएससी की जरा वजाहत कर दें, आपकी मुराद है पीआईए, स्टील मिल, इस किस्म की जो एंटरप्राइजेज हैं? जी 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 जी, ये सारे पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमत के इदारे, हुकूमत के अंडर इदारे हैं, मतलब बिजनेस वाले इदारे हैं, वो जो हैं ये 700-750 अरब रुपए, विच मीन 2% GDP का लॉस कर रहे हैं ये। तो आप अंदाजा करें ना ये किस तरीके से ये पूरे होंगी चीजें। तो उसमें भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। उसका मतलब है कि हुकूमत को उनको टर्न अराउंड करना पड़ेगा, जिस तरह हमने हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक वगैरह को किया था, और उनको बेचना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा इसको। उसमें भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। इसलिए वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगले 2 साल कम से कम, ये अगर आप मतलब पूरी स्पीड से भी चलें तो ये जो इकॉनमी है ये मतलब एकदम सॉलिड नहीं हो जाएगी, इसको 2-3 साल लगेंगे। शौकत साहब यही मेरा सवाल था आपसे अगला, कि IMF के पैकेज 8 अरब, इतने अरब डॉलर बताया गया ना, कोई कह रहा है कि इसमें और भी और मिलाकर चीज़ें को 12 अरब हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने जो बात कही ना IMF टफ कंडीशनैलिटी डालेगा, ये अगर मैं आपसे कहूँ ये अच्छी बात नहीं है कि टफ कंडीशनैलिटीज डालेगा, क्योंकि अब हमारे पास गलती की तो गुंजाइश नहीं है। तीसरे कि आया असद उमर साहब जो हैं, आया उनमें ये सलाहियत है कि वो ये टर्न अराउंड कर सकें, क्योंकि ये पैकेज मिलने से तो मामला तो आगे ठीक नहीं हो गए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये टफ कंडीशनैलिटीज़ को होना चाहिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर खान साहब का नया पाकिस्तान बनना है तो हमें इकॉनमी जो है उसको कम से कम 6 से 8% तक ग्रोथ रेट पे लेके जाना पड़ेगा, अगर हमने 2-3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है साल की, हर साल। तो ये एक साइड तो ये बड़ी ज़रूरी है। और 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो IMF दे देगा तो हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। जब IMF की स्टैंप लग जाती है तो बाकी इदारे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मार्केट्स वगैरह, ये सारी जो है उनको यकीन हो जाता है कि ये इकॉनमी जो है ये सेफ हैंड्स में है, तो वो भी पैसे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आरिफ साहब और हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो और चीज़ें ये हैं कि हम बेसिकली जाके अपने ये जो है फॉरेन रेमिटेंसेज है हमारी, जो 20 बिलियन डॉलर की हैं, इसके बड़े प्लान मैं बना के छोड़ के गया था कि इसको हम कम से कम 25 से 30 बिलियन पर ईयर पे लेके जा सकते हैं। उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये देनी चाहिए कि हम लोकल इंडस्ट्री हमारी खड़ी हो ताकि इंपोर्ट्स हमारी कम हो, उस साइड पे तवज्जो। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा हमारा। ये बाकी जो मैं पहले कह चुका हूँ, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इस साइड से भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम अपना कॉफर जो है, फॉरेन एक्सचेंज कॉफर जो है वो बढ़ाएं। तो सिर्फ IMF पे नहीं हम मतलब तो IMF पे हम बहुत डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरा आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता कि जो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश की पड़ी हुई है, वहाँ पर बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो वो भी IMF के आने के बाद खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, या उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? नहीं, मेरे ख्याल में देखें वो सेंटिमेंट का इशू है, और ये बाहर का फॉरेनर पहले उसने एग्जिट किया है क्योंकि उसको वो घबराहट होगी कि यार मैं जो डॉलर अंदर डाल रहा हूँ कि मुझे वापस डॉलर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि उनके साथ एक दफ़ा हैंड हो चुका है 2008 में। तो वो एक तो उधर से वो निकले हैं, जब वो निकले हैं तो लोकल वाले तो फिर भी साथ रहे हैं, फिर लेकिन म्यूचुअल फंड्स फिर घबरा गए, जो म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। तो सेंटिमेंट का इशू है, जैसे ही आपका सेंटिमेंट बहाल होगा तो ये स्टेबलाइज जरूर हो जाएगी। लेकिन एक आपने उससे आपस में बात कर रहे थे कि ये एक्सचेंज रेट की बात, कि एक्सचेंज रेट वापस ये रिकवर करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब 1997 का क्राइसिस हुआ था थाईलैंड में और मलेशिया वगैरह में, तो थाईलैंड की जो करेंसी थी वो डॉलर के अगेंस्ट 25 भात की थी। उन्होंने उठा के उसमें जब रिस्ट्रक्चरिंग की दबा के तो वो 47 भात टू $1 होगी। आज वो वापस 32-33 पे है। जब आपकी पॉलिसीज ठीक होती हैं, जब आपके फंडामेंटल्स ठीक हो जाते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब ने कुछ होप्स हासिल और कुछ होप्स दिलाई हैं। मतलब सारा हालात बुरे नहीं है, मतलब बुरे तो हैं लेकिन बेहतरी हो सकती है, ठीक करने का तरीका है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।